नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा है एक बिल के बारे में जो इंडियन पार्लियामेंट में नहीं, जो यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये खबर आप देख सकते हो यहाँ पे, एक नया लेजिस्लेशन या फिर एक नया बिल विच इज सपोर्टेड बाय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इसको प्रपोज किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। जहां पे ये खबर आप देख सकते हो, स्टार्टअप वीजाज आर बीइंग अप्रूव्ड नाउ टू अट्रैक्ट टैलेंट। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे तो केवल वीज़ा का उल्लेख है क्योंकि ये इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर है। हम लोग अंत में उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इन जनरल हमारी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर जिसका नाम है अमेरिका कम्पीट्स। तो अमेरिका कम्पीट्स एक बिल आ चुका है यूनाइटेड स्टेट्स की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्या केवल वीज़ा के ऊपर इसका फोकस है या फिर क्या ये बदलाव लाना चाहते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अंत में हम लोग इम्पैक्ट ऑन इंडिया की बात करेंगे, विच वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस पर्टिकुलर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, तो आपके पास सुनहरा मौका है। हम लोगों ने रिसेंटली प्रोग्राम लॉन्च किया है टारगेट प्रीलिम्स 2022। एक ही सब्सक्रिप्शन है फॉर टारगेट प्रीलिम्स 2022 एंड जीएस फाउंडेशन। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो जस्ट विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं किस बिल की हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएस कम्पीट्स या फिर अमेरिका कम्पीट्स, इसका फुल फॉर्म है अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो अमेरिका कम्पीट्स बिल जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और जल्दी ये पास भी हो जाएगा क्योंकि इसको बाई पार्टिसन सपोर्ट है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको समर्थन कर रहा है, तो जल्दी इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट भी मिल जाएगी। जैसे ही ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास होगा, उसके बाद सेनेट जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो अमेरिका कम्पीट्स बिल है इसका कुछ इंडिया के साथ रिलेशन है, तो नहीं है। आपको ये समझना है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है अमेरिका वांट्स टू कम्पीट। तो इस कम्पीट से आपको क्या पता चल रहा है, वो किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं? वो चाइना के साथ कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर बिल में आपको समझ में आएगा कि किस तरह के प्रोविजन है जिससे वो लोग इकोनॉमिकली कम्पीट करना चाहते हैं चाइना के साथ। ऑल्दो मैं कहूँगा इसका एक प्रोविजन जो है स्पेशली इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ, उससे इंडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा परिणाम पड़ेगा। लेकिन ये अमेरिका कम्पीट्स बिल या फिर जब भी वो बनेगा एक्ट, वो है क्या? देखिए, यहाँ पे 4 मेजर चीज़ों के ऊपर फोकस है। पहला फोकस है अमेरिका की चिप इंडस्ट्री को डेवलप करना। तो एक बहुत बड़ा फंड अभी जा रहा है फॉर अमेरिका चिप डेवलपमेंट। दूसरा है अमेरिका की सप्लाई चेन को और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ और फंडिंग जा रही है। और आपको ध्यान रखना है, ये जो अमेरिका कम्पीट्स एक्ट है या फिर अमेरिका कम्पीट्स बिल है, ये एक बिल है, लेकिन मैं कहूँगा इट्स अ पैकेज ऑफ डिफरेंट बिल्स। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पास हो जाएंगी, जिससे बहुत सारी बॉडीज़ बनेंगी, बहुत सारी फंडिंग की ऑथराइजेशन जाएगी, विच विल लीड टू बेटर चिप प्रोडक्शन इन अमेरिका, बेटर सप्लाई चेन रेजिलियंस इन अमेरिका। और इसके अलावा स्टेम के ऊपर भी इनका फोकस है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि रिसर्च एंड इनोवेशन और डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस है। और अंत में ये लोग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की बात करते हैं, यानी कि किस तरह से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएंगे, किस तरह से हम लोग डिप्लोमेसी करेंगे, कैसे हमारी इमिग्रेशन पॉलिसीज रहेंगी। ये चौथा डिवीजन है। तो आपको ध्यान देना है, ये जो स्टार्टअप वीजास की बात कर रहे हैं इंडिया में, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी चल रही है। दिस इज जस्ट I would say 25%, not even 25%, 1/4 of the America competes bill। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली अमेरिका क्या करना चाहता है। पहले डिवीजन 1 में मैंने आपको बताया कि वो अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया तब से सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज चल रही है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दैट, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज इन ऑटोमोबाइल, इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और ऑल्दो अमेरिका में बड़े बड़े चिप प्रोड्यूसर ज़रूर हैं, लेकिन वो कम्पीट कर रहे हैं अभी चाइना के साथ, वो कम्पीट कर रहे हैं कोरिया के साथ, वो कम्पीट कर रहे हैं ताइवान के साथ। तो इसीलिए अमेरिका ने अभी फिर से अपनी खुद की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फंड है, $52 बिलियन का फंड है थ्रू चिप्स फॉर अमेरिका एक्ट। यहाँ पे क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट की जाएगी जिससे उनकी चिप इंडस्ट्री को वो डेवलप करना चाहते हैं। और अगर आप एक मैक्रो लेवल पे अमेरिका कम्पीट्स के बारे में सोचे, तो आई वुड से इट इज़ रैदर अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस पॉलिसीज, जहाँ पे पहले डेवलप अमेरिका की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूस इन अमेरिका, बाई इन अमेरिका, जॉब्स फॉर अमेरिका, राइट। तो कुछ इस तरह की ही चीज़ आप अमेरिका कम्पीट्स में भी देख सकते हो। तो पहले डिवीजन में
सेमीकंडक्टर्स और चिप्स प्रोडक्शन इन अमेरिका, इसको बढ़ाने के लिए $52 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट जाएगा। इसके अलावा डिवीजन बी में आपको रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए काफ़ी सारी फंडिंग की जाएगी, नई नई बॉडीज़ बनेगी। यहाँ पे अमेरिका कम्पीट्स एक्ट पैकेज के अंडर आपको नेशनल साइंस फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एक्ट आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफिस ऑफ साइंस फ्यूचर एक्ट आएगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस फॉर फ्यूचर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर, नेशनल साइंस फाउंडेशन फॉर फ्यूचर, बायो इकोनॉमी रिसर्च डेवलपमेंट, रीजनल इनोवेशन एक्ट एक आएगा। स्टेम अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए रूरल स्टेम इनोवेशन फंड भी दिया जा रहा है इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जहाँ पे अपनी चिप इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, अपने यहाँ की R&D को बढ़ाएंगे और अपने यहाँ पे एनर्जी और कॉमर्स बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और आपको ध्यान देना है जो थर्ड डिवीजन है वो है कमिटी ऑन एनर्जी एंड कॉमर्स। यहाँ पे अमेरिका की जो सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारी फंडिंग दी जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली $45 बिलियन का ग्रांट जाएगा फॉर एनहांसिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस, और उसके अंदर $45 बिलियन में से ही $3 बिलियन जाएगा डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन के लिए। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंडिया ने भी जब नेशनल सोलर मिशन आया था तो इंडिया ने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट रखी थी सोलर एनर्जी यानी कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग सोलर इक्विपमेंट में, जिसको चैलेंज किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने WTO में। अगर आपको याद होगा कुछ सालों पहले इनफैक्ट उन्होंने WTO में वो चैलेंज भी जीता था। और अभी US ने खुद $3 बिलियन का एक फंड एस्टैब्लिश किया है फॉर डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस। इसके अलावा $1.5 बिलियन जाएगा पब्लिक वायरलेस सप्लाई चेन इनोवेशन फंड में, $1.5 बिलियन जाएगा फॉर सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग फॉर मेडिकल सप्लाई चेन इलास्टिसिटी, और इसके अलावा एक छोटा सा फंड $500 मिलियन का फंड जाएगा फॉर ऑफिस फॉर सप्लाई चेन मैपिंग एंड मॉनिटरिंग। यानी कि जो पूरा एक्ट के तहत जो भी फंडिंग जाएगी उसकी मॉनिटरिंग और मैपिंग भी होगी थ्रू द ऑफिस फॉर सप्लाई चेन मैपिंग एंड मॉनिटरिंग। तो इस सब चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि अमेरिका खुद की डेवलपमेंट करना चाहता है, इट वांट्स टू compete विथ चाइना। अब आते हैं फाइनल डिवीजन के ऊपर। फाइनल डिवीजन है कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स की। अब इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी के बारे में बताया, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया, और यहीं पे आपको इमिग्रेशन की पॉलिसीज भी मिलेंगी। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन सी हाउ US wants to become economically independent from People's Republic of China। तो इस एक्ट का उद्देश्य इंडिया नहीं, इस एक्ट का उद्देश्य है चाइना, हाउ टू कम्पीट विद चाइना। इनफैक्ट अगर आप इस डॉक्यूमेंट में देखोगे, इनफैक्ट मैं डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल @RahulSai222। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को देखोगे, यहाँ पे कमिटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने डिवीजन डी में क्या बताया, रीजन स्पेसिफिक डिप्लोमेसी पॉलिसीज बताई, यानी कि आर्कटिक रीजन में हम क्या करने वाले हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग क्या करने वाले हैं, अफ्रीकन रीजन में हमारा क्या रवैया रहेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर बताया गया है। व्हाट वुड बी द पॉलिसी, व्हाट वुड बी द फंडिंग एलोकेशन टुवर्ड्स दैट। अब इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इमिग्रेशन में, जिसका बेयरिंग इंडिया के ऊपर होगा। क्या बदलाव आया, देखिए, ये जो अमेरिका कम्पीट्स एक्ट है ये अमेंड करेगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट, जहां पे एक W कैटेगरी इंक्लूड हो जाएगी, यानी कि एक नई वीज़ा की कैटेगरी हो रही है। आप जानते हैं L1 वीज़ा, H1B वीज़ा, वर्क वीज़ा जो इंडियंस को बहुत सारे मिलते हैं, तो उसमें अभी एक नया कैटेगरी आ जाएगा W, नॉन इमिग्रेंट्स के लिए, यानी कि बाहर वाले US में जाके W वीज़ा ले सकते हैं। इस W में 3 कैटेगरीज है। W1 एंटरप्रेन्योर्स, जो बाहर से आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो स्टार्टअप्स करेंगे US में, उनके लिए मिलेगा। एंटरप्रेन्योर्स विद ओनरशिप इंटरेस्ट इन स्टार्टअप एंटिटी, उन्हें W1 वीज़ा दिया जाएगा। W2 वीज़ा मिलेगा एसेंशियल एम्प्लॉइज फॉर दैट स्टार्टअप एंटिटी। W3 वीज़ा मिलेगा फॉर स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन ऑफ W1 W2 नॉन इमिग्रेंट्स। इसके अलावा बिल एग्जेम्प्ट करता है, जो लिमिट था पहले फॉरेन नेशनल्स जो US में आएंगे उसका जो लिमिट था उसको हटा देता है। जो भी स्टेम के थ्रू, जिसके पास डॉक्टरल डिग्री है, अगर US में उन्होंने अपनी PhD की है या फिर किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन में, रिकग्नाइज फॉरेन इंस्टीट्यूशन में उन्होंने PhD की है, तो उन्हें ईजिली वीज़ा मिल सकता है। तो इससे ईजी वीज़ा पॉलिसी बन चुकी है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल क्या करता है, होमलैंड सिक्योरिटी जो है उसे अभी डिस्क्रिप्शन दे चुका है कि W1 नॉन इमिग्रेंट को 3 साल के पीरियड के लिए इनिशियली उन्हें वीज़ा दिया जाए। अब उसमें भी 18 महीनों के लिए उन्हें कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा। 18 मंथ्स में उनका जो स्टार्टअप एंटिटी रहेगा, इट हैज़ टू रेज फंडिंग ऑफ अबाउट $250,000 या फिर सरकार की तरफ से $1,000 1 लाख US का अवार्ड या फिर ग्रांट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ क्लॉजेस हैं जहाँ पे आपको, अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो US में, तो नाउ यू विल गेट
अ W1 वीज़ा, यानी कि आपको स्टार्टअप ओनर के लिए, स्टार्टअप जो शुरू कर रहा है उसको W1 वीज़ा मिलेगा। W3 वीज़ा आपको मिलेगा स्टार्टअप जो स्टार्ट कर रहा है उनकी डिपेंडेंट्स के लिए, और W2 में और W3 में उस स्टार्टअप में काम करने वालों के लिए। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी तक समझ में भी आ गया होगा कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, दो तरह के इम्पैक्ट है, एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? हर साल इंडिया वाले बहुत ज़्यादा जो शेयर है H1B वीज़ा का, वर्क वीज़ा है, वो यूएस के लिए मिलता है। और आई एम क्वाइट श्योर कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं आप में से भी कोई या फिर आपका रिश्तेदार बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स में होगा और इसी वर्क वीज़ा के परमिट के ऊपर काम कर रहा होगा। इनफैक्ट मेरे खुद के बहुत सारे रिश्तेदार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं वो आर वर्किंग ऑन H1B वीज़ा। और अब एक नया कैटेगरी बनेगा W कैटेगरी, जहाँ पे अगर समझ लीजिए आप पहले सॉफ्टवेयर में थे इंडिया में तो आपको H1B वीज़ा आराम से मिलेगा। तो आपको लग रहा होगा यार मैंने गलत रूट चूज़ कर लिया, राइट, कि मैं सॉफ्टवेयर में नहीं घुसा तो अब मैं यूएस नहीं जा सकता। तो अभी आपका सपना पूरा हो सकता है, आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाके एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, उनके यहाँ पे एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, तब जाके आपको W कैटेगरी का वीज़ा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इट वुड मीन मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियंस हु आर टैलेंटेड, हु आर स्किल्ड, यूएस में जाके एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक तो खुद ही आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, और आप जैसे अभी W1 W2 कैटेगरी है, W2 कैटेगरी में आप अगर आपके खुद के वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि आपने स्टार्टअप यूएस में किया, आपको लगा कि मेरे ही बंदे चाहिए काम करने के लिए, तो आप W2 इमिग्रेंट वीज़ा लेकर उन्हें भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो इट वुड मीन मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। इस चीज़ से क्या है, अगर हम लोग इसका एक दूसरा पहलू देखें तो ब्रेन ड्रेन और भी ज़्यादा होगा। नॉर्मली अब हम लोग बात करें ब्रेन ड्रेन की, ठीक है, ब्रेन ड्रेन इन स्टेम तो हम लोग बात कर चुके हैं, राइट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन वाले इंडिया से ब्रेन ड्रेन बहुत सारे हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अब मैं कहूँगा इसमें एक बी भी ऐड हो जाएगा, बिजनेस वाले, यानी कि जो स्टार्टअप से जो बिजनेसमैन हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो स्टार्टअप का ब्रेन ड्रेन भी अब होना शुरू हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। दैट इज़ अ फ्लिप साइड। तो जब भी इस कैटेगरी की वर्किंग शुरू हो जाएगी तो इसके बाद हम लोग और बात करेंगे इस पर कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडियंस के ऊपर, क्या इंडियंस एक्चुअली यूएस में जाकर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वीज़ा ले रहे हैं, या फिर क्या हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है, सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं। क्या इंडियंस अपने लोगों को यहीं पे स्टार्टअप यहीं पे करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, या फिर वो लोग बाहर जा रहे हैं? इसके ऊपर अगर जब भी खबरें आएंगी तो विल टॉक अबाउट इट। बट एक पोटेंशियल इम्पैक्ट ज़रूर है। जो लोग यूएस सॉफ्टवेयर के चलते नहीं जाना चाहते थे या फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में थे, ईजिली उनको H1B वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अभी थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो यू कैन गेट अ W कैटेगरी of non-immigrant visa in United States of America. So whenever the update comes, we'll talk about it for sure. But right now, that is it from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind.